सुनो जी, हम पहली बार इतने शानदार तरीके से अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं। तुमने सबको इनवाइट तो कर दिया है ना? मैंने तो अपने मायके में सबको फोन करके बता दिया है और वो सब लोग कल ही आ जाएंगे। बाकी तुम भी अपने ऑफिस में सबको बोल देना। हम अपनी शादी की 7वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे। रोशनी ने खुशी से चहकते हुए अपने पति विशाल से कहा। तो विशाल बोला, हाँ रोशनी, मैंने ऑफिस में सबको बोल दिया है। बस अब अच्छे से तैयारियां करनी है, इसीलिए मैंने 4-5 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर विशाल फिर से बोला, रोशनी, इस पार्टी में आने के लिए क्या मैं अपनी माँ और बहन को भी फोन कर दूं? इतना सुनते ही रोशनी भड़कते हुए बोली, उन दोनों भिखारियों को हमारी पार्टी में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा नहीं था क्या, जब पिछली बार हमारे पास आई थी तो किसी से मिलवाने में भी शर्म आती थी। उन लोगों को मुझसे दूर ही रखो तुम। पर रोशनी, वो मेरी माँ और बहन है, एक बार फोन कर लेता तो ठीक रहता। अगर किसी और से उन्हें पता लगेगा कि हमने अपनी एनिवर्सरी की इतनी शानदार पार्टी रखी है और उनको नहीं बुलाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुमने उनका रहन सहन देखा है विशाल, ना तो उन्हें ढंग से बात करनी आती है और ना ही ढंग से कपड़े पहनने आते हैं। अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन को बुलाना है तो मैं अपने मायके से सभी लोगों को आने के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी माँ और बहन को अपने मायके वालों से मिलवाने में बहुत शर्म आती है। देखा नहीं, मेरे घर में सभी जॉब करते हैं, सभी हाई स्टैंडर्ड के हैं, और फिर तुम्हारे ऑफिस से भी सभी लोग आएंगे। उनको भी तुम अपनी माँ से क्या कहकर मिलवाओगे, बोलो? अच्छा ठीक है, मैं माँ और राधा को फोन नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पड़ोस में ही मामा जी रहते हैं, उन्हें तो हमें बुलाना ही पड़ेगा। विशाल ने कहा तो रोशनी झट से बोल पड़ी, हाँ तो मामा जी को बुलाने में क्या बुराई है? देखा नहीं, मामा जी का शहर में कितना बड़ा बिजनेस है। अगर हम उनको अपनी शादी की सालगिरह में बुलाएंगे तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। और उनको बुलाने के लिए तुम खुद जाना, फोन मत करना। लेकिन रोशनी, अगर मामा को बुलाएंगे तो माँ को हमारी पार्टी के बारे में पता चल ही जाएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ओहो विशाल, फिर से वही बात। मैंने बोल दिया ना कि मुझे तुम्हारी माँ और बहन को अपनी पार्टी में नहीं बुलाना। अब इस बारे में और कोई फालतू की बात करके मेरा मूड खराब मत करना। वैसे भी हमें अपनी पार्टी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। अब जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग करने चलना है। बोलकर रोशनी खुद भी नहाने के लिए चली गई। 2 दिन बाद शादी की सालगिरह थी। घर में तरह तरह के पकवान बनने की खुशबू आ रही थी। सारे रिश्तेदार घर पर आए हुए थे। तभी विशाल के मामा जी इधर उधर नजरें दौड़ाकर अपनी बहन को खोजते हुए बोले, अरे विशाल, जीजी कहीं दिखाई नहीं दे रही और राधा भी कहीं नजर नहीं आ रही। वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं क्या? तुमने फोन तो कर दिया था ना उन्हें? मामा की बात सुनकर विशाल थोड़ा सकपका गया और कहीं बात ना बिगड़ जाए और मामा जी नाराज ना हो जाएं, इसीलिए रोशनी बीच में आकर बोली, हाँ मामा जी, हमने फोन कर दिया था। अब माँ जी की मर्जी है, वो आना चाहती हैं या नहीं। इतने में ही मामा जी ने ठीक है बोलकर साइड में जाकर अपनी बड़ी बहन देवकी जी को फोन किया और बोले, जीजी तुम अभी तक नहीं आई? तुम्हारे बेटे के घर में इतना बड़ा फंक्शन है, तुम्हें तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था। ये सुनकर अचंभित होते हुए देवकी जी बोली, रामानंद, तू कौन से फंक्शन की बात कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जीजी, लगता है तुम भूल गई हो। विशाल ने तो मुझसे कहा था कि उसने तुम लोगों को फोन किया था, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। रामानंद, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि विशाल ने मुझे फोन किया था। हो सकता है राधा से बात हुई हो, लेकिन वो तो अभी कॉलेज गई हुई है, बस आती ही होगी। हाँ जीजी, राधा से बात हुई होगी और वो आपको बताना भूल गई होगी। अब ऐसा करो, राधा के आते ही जल्दी से तैयार होकर आ जाना, ज्यादा दूर नहीं है, चलने के बाद 1 घंटे में पहुंच जाओगी। पार्टी शाम को है, मैं तो जल्दी इसलिए आया था कि तुम लोगों से मिल लूंगा, वरना शाम को तो सब लोग पार्टी में बिजी हो जाएंगे। ठीक है जीजी, देर मत लगाना, अभी मैं फोन रखता हूँ, कहकर रामानंद जी ने फोन काट दिया।
उधर देवकी जी की बेटी राधा भी कॉलेज से आ गई। देवकी जी उसे सारी बात बताते हुए बोली, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तेरे भाई के घर चलना है। पर माँ, हमारे पास तो भैया भाभी से किसी का भी फोन नहीं आया। अरे, घर के कामों में व्यस्त होंगे, जिस वजह से फोन करना भूल गए होंगे। और फिर बेटे बहू हमारे कौन से पराये हैं जो हमें अलग से लेने आएंगे? और अगर वो भूल भी गए तो क्या हुआ? चलो हम खुद से चलते हैं। देवकी जी को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि बहू ने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया है। उन्हें तो यही लग रहा था कि बेटी बहू कामकाज के चक्कर में भूल गए होंगे। पर राधा का उतना मन नहीं था, लेकिन माँ को अकेले भी तो नहीं भेज सकती थी, इसीलिए राधा माँ को लेकर शहर आ गई। शाम के समय धूमधाम से पार्टी की तैयारी चल रही थी। दरवाजे पर माँ और बहन को देखकर रोशनी गुस्से से तमतमा उठी और विशाल का हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर गई और बोली, मैंने तुम्हें माँ को फोन करने के लिए मना किया था ना, फिर भी तुमने फोन कर ही दिया। नहीं रोशनी, मैंने तो माँ को कोई फोन नहीं किया। तभी रामानंद मामा जी बहन को देखकर खुशी से बोले, अरे जीजी, अगर मैं आपको फोन नहीं करता तो आप तो अपने बेटे बहू की पार्टी को भूल ही गई थी। अच्छा हुआ मैंने फोन करके आपको याद दिला दिया, ताकि आप समय पर पहुंच गई। ओह, तो इन्हें मामा जी ने फोन करके बुलाया है। अब तो हम इन लोगों को वापस जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। पूरी पार्टी में तुम्हारी माँ और बहन को मुझे झेलना पड़ेगा। देवकी जी ने बहू को देख लिया था, लेकिन बहू सबके सामने अपनी सास को अनदेखा करके कमरे में चली गई। ना तो वो उनके पास आई और ना ही उनका हाल चाल पूछा। तभी विशाल माँ के पास आया और बोला, अच्छा हुआ माँ जो आप आ गईं। घर में इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर राधा बोली, भैया फंक्शन तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने हमें पहले से कोई खबर नहीं दी। अगर आप पहले से खबर देते तो हम कल ही आ जाते। विशाल ने राधा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर चला गया। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई। विशाल और रोशनी दोनों ने मिलकर केक काटा। रोशनी के भैया भाभी उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सोने की चैन बनवा कर लाए थे। चैन को देखते ही रोशनी बहुत खुश हो गई। सूट बूट पहने रोशनी के माता पिता भी अपने बेटी दामाद का टीका करने लगे और दोनों को एक एक सोने की अंगूठी गिफ्ट में दे दी। तो रोशनी खुश होकर अपनी माँ के गले लग गई। सबसे लास्ट में देवकी जी की बारी आई। सभी के दिए इतने बड़े बड़े गिफ्ट देखकर देवकी जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने छोटे से पर्स से एक चांदी की अंगूठी निकालकर बहू को दे दें। तभी देवकी जी के भाई कहने लगे, अरे जीजी, तुम भी बहू का टीका कर दो और जाकर उसको अपना आशीर्वाद दो। हाँ रामानंद, जाती हूँ। इतना कहकर देवकी जी बेटे बहू को आशीर्वाद देने चली गईं। अपने छोटे से पर्स से एक चांदी की अंगूठी निकालकर शर्म के मारे चुपचाप बहू के हाथ में थमा दी। लेकिन जैसे ही बहू ने अपने हाथ में चांदी की अंगूठी देखी तो उसने उसे सबके सामने टेबल पर फेंक दिया और आंखें तरेड़ते हुए विशाल से बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी फटीचर माँ को इस पार्टी में मत बुलाना। एक तो कैसे कपड़े पहन कर आई हैं, ऊपर से गिफ्ट में भी क्या लेकर आई हैं? चांदी की अंगूठी। मुझे सब लोगों ने कितने महंगे महंगे तोहफे दिए हैं, तुम्हारी माँ को शर्म भी नहीं आई मुझे चांदी की अंगूठी देते हुए? क्यों माँ जी, अगर देने के लिए कुछ भी नहीं था तो आई ही क्यों? गांव में ही पड़ी रहती। हमारी इतनी बड़ी पार्टी खराब करने की क्या जरूरत थी? बहू की बात सुनकर देवकी जी की आंखों में आंसू भर आए। बड़ी हिम्मत करके हकलाते हुए बोली, बहू, हमें तो अचानक से भैया ने बुला लिया, पहले से पता होता तो कुछ और खरीद लेते। अब घर में चांदी की अंगूठी ही रखी थी, इसीलिए सोचा कि खाली हाथ जाने से अच्छा है कि मैं अपनी बहू के लिए कुछ लेकर जाऊं। रोशनी के गुस्से के आगे विशाल भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन राधा से ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। वो चांदी की अंगूठी को उठाते हुए बोली, भाभी, माँ ने बड़े ही प्यार से आपको ये अंगूठी दी थी, लेकिन आपने बड़े अपमान के साथ इसको फेंक दिया। आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकती तो कम से कम सबके सामने अपमान तो मत करिए। राधा की बात सुनकर रोशनी गुस्से से भड़कती हुई बोली, देख रहे हो अपनी बहन को,
सबके सामने कैसे मेरा अपमान कर रही है? इन दोनों की औकात नहीं थी हमारी पार्टी में आने की। आ गई भिखारी जैसा मुंह लेकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। भाभी, हम भी कोई सड़क पर भीख नहीं मांगते हैं, आराम से गांव में अपनी मेहनत करके कमाते हैं। आपसे पैसे मांगने नहीं आए, हम बुलाया गया है इसलिए आए हैं। बात को बढ़ते हुए देखकर विशाल माहौल को ठीक करते हुए बोला, अरे रोशनी, तुम फालतू में ही गुस्सा करके हमारा इतना कीमती दिन बर्बाद कर रही हो। सबने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, पर मेरे गिफ्ट के बारे में तो तुमने पूछा ही नहीं। अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारा सरप्राइज बाहर है। जैसे तैसे विशाल ने पार्टी के माहौल को ठंडा करते हुए कहा और रोशनी की आंखें बंद करके उसे बाहर ले आया। बाहर एक लंबी सी कार खड़ी थी। कार की चाबी रोशनी के हाथ में थमाते हुए विशाल बोला, आंखें खोलकर देखो रोशनी, तुम्हारे लिए मैंने क्या गिफ्ट लिया है। कार को देखकर रोशनी चहक उठी और विशाल के गले से लगते हुए बोली, थैंक यू जो तुमने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लिया। पूरी पार्टी में देवकी जी और राधा एक कोने में कुर्सी पर बैठी रहीं। ना तो उनका पार्टी को एंजॉय करने का मन किया और ना ही कुछ खाने पीने का। अपने भैया के बदलते हुए रूप को देखकर राधा को बहुत बुरा लग रहा था। माँ से बोली, माँ, ये वही भाई है जो नौकरी लगने से पहले मुझे और आपसे कहा करता था कि माँ, आपने पूरी जिंदगी बहुत काम किया है, मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा। पूरी जिंदगी आपने इतने कष्ट झेले हैं, लेकिन आपका बेटा आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। कष्टों को दूर करने की बात तो बहुत दूर है माँ, भाभी इतना अपमान करती रही पर फिर भी भैया कुछ नहीं बोल पाए। शादी से पहले भैया ने मुझसे भी कितने सारे वादे किए थे कि तुझे जितनी भी पढ़ाई करनी है दिल खोल कर करना। मुझे तो माँ ने बड़े कठिनाइयों के हालात में पढ़ाया था, लेकिन तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया की शादी के बाद जब हमने भैया से मेरी फीस के लिए पैसे मांगे तो भैया ने मना तो नहीं किया, लेकिन पैसे भी नहीं भेजे। किस तरह से हम एक एक पैसा जोड़कर मेरी फीस भर रहे हैं ये तो हम दोनों ही जानते हैं। उधर रामानंद मामा जी को भी विशाल पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पार्टी का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अभी शांत थे। सभी के जाने के बाद उन्होंने विशाल को देवकी जी के पास बुलाया और बोले, विशाल, रोशनी ने तुम्हारी माँ का सबके सामने इतना अपमान किया, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें नहीं लगता कि रोशनी को तुम्हारी माँ से माफी मांगनी चाहिए? तभी विशाल बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं सबके सामने रोशनी से कुछ नहीं कह सका और कभी नहीं कह सकता। अगर मैं रोशनी को उसके मायके वालों के सामने कुछ भी कहता तो कल को हमारी जिंदगी में कलह शुरू हो जाता। पता नहीं इस बात के लिए रोशनी मुझसे कितना झगड़ती, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पर बुरा तो मुझे भी लगा था माँ, मुझे माफ कर दो। विशाल की बात सुनकर राधा बोली, भैया, ऐसी भी आपकी क्या मजबूरी है जो आप भाभी से कुछ भी नहीं कह सकते? माना कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके माता पिता से कुछ भी कहेंगी। अपने पेरेंट्स के लिए भी तो वो हमेशा आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करती हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देती। ये चीज आपको दिखाई नहीं देती क्या? इस तरह से आप कभी उनके माता पिता से बात कर सकते हैं क्या, जिस तरह से भाभी आपकी माँ से बात करती है? राधा की बात सुनकर विशाल शांत रह गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ओहो भैया, अब समझ में आया। लगता है भाभी ने ही मुझे और माँ को पार्टी में बुलाने से मना किया था, इसीलिए आपने फोन नहीं किया। वो तो मामा जी के जिद करने पर हम दोनों आ गए, वरना नहीं आते। माँ, तुम राधा को समझाओ ना, वो मेरी बात को समझने की कोशिश करे। मैं रोशनी से कुछ नहीं कह सकता। ये बात आपको भी पता है कि मुझे नौकरी रोशनी के पिताजी की वजह से मिली है। उन्होंने ही मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। मैं रोशनी के पिताजी के एहसानों तले दबा हुआ हूँ। अगर कुछ भी कहता हूँ तो रोशनी नाराज हो जाती है और अब मुझे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं तो वो मुझे जॉब से निकलवा देगी। वाह भैया, आप भाभी के पिताजी के एहसानों तले दबे हुए हो क्योंकि उन्होंने आपकी नौकरी लगवाई है, लेकिन माँ ने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया ना होता तो क्या आपकी नौकरी लगती?
कितने अरमानों के साथ एक एक पैसा जोड़कर माँ ने आपको पढ़ाया है, तभी जाकर आप डिग्री कर पाए हो और तभी नौकरी मिली है। क्या बिना डिग्री के कोई नौकरी लगवा देता? पर माँ का तो आपने कभी एहसान नहीं माना। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपनी माँ को हमेशा सम्मान दूंगी और कभी उनका अपमान नहीं होने दूंगी। माँ, अब हम भाई भाभी के घर में नहीं रह सकते। जहाँ पर भाई अपने घर में पूरे हक के साथ अपनी माँ को नहीं रख सकता, वहाँ हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। रामानंद मामा को भी गुस्सा आ गया। वो भी बोले, हाँ, तुम दोनों मेरे साथ घर चलो, इधर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। विशाल भी अपनी माँ और बहन को नहीं रोक पाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर में उसकी माँ और बहन का और अपमान हो। वो जानता था कि रोशनी अपने मायके वालों के साथ ही व्यस्त रहेगी, उसकी माँ और बहन को पूछेगी भी नहीं। और मैं भी अगर अपनी माँ बहन के साथ ज्यादा देर तक रुका तो उसे ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रोशनी वहां आ गई और बोली, तुम इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? घर में कितने सारे काम हैं। उधर मेरे पिताजी अपने कमरे में पानी मांग रहे हैं, उनके सोने का समय हो गया है और तुम इधर फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। विशाल तुरंत रोशनी के पिताजी को पानी देने चला गया, जिसे देखकर देवकी जी, रामानंद जी और राधा तीनों ही दंग रह गए। राधा सोचने लगी कि भाभी अपने माता पिता की भाई से कितनी आवभगत करवाती हैं, लेकिन भाई की माँ का सबके सामने अपमान करती है और भाई कुछ भी नहीं कर पाते। देवकी जी का हाथ पकड़कर राधा मामा के घर चली गई। 4 दिन बाद विशाल रोशनी से बोला कि रोशनी, माँ 4 दिनों से मामा जी के घर पर हैं। 2 दिन के लिए हम अपने पास बुला लेते हैं, नहीं तो माँ क्या सोचेंगी कि बेटे बहू ने हमें पूछा तक नहीं। गुस्से से रोशनी बोली, विशाल, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारी माँ और बहन को खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तुम्हारी माँ है, तुम ही संभालो। तो विशाल ने अपनी माँ को फोन किया और अपने पास आने को कहा। तो देवकी जी बोली, नहीं बेटा, हम आएंगे तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा, हम इधर ही ठीक हैं। 1-2 दिन में हम गांव चले जाएंगे। तो विशाल बोला, नहीं माँ, बस 2 दिन के लिए आ जाओ, रोशनी कुछ नहीं कहेगी, अब वो शांत हो गई है। राधा ने भी बहुत मना किया, लेकिन देवकी जी बेटे के मुंह में बंधी थीं, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई और राधा को लेकर विशाल के घर पहुंच गई। माँ और बहन को देखते ही विशाल चाय बनाने के लिए रसोई में जाने लगा। तो राधा बोली, भैया रहने दो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि भैया भाभी के डर से ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वरना वो दिल के बुरे नहीं हैं। तीनों लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी राधा बोली, भैया मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन माँ इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती जिससे मैं अपनी फीस भर सकूं। आपने कहा था कि नौकरी लगने के बाद मेरी पढ़ाई का खर्चा आप उठाएंगे। मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, प्लीज भैया आप कुछ पैसों से मदद कर दिया करो। राधा धीरे बोल, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया तो अभी घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगी। तभी कमरे से रोशनी ने ये सारी बातें सुन ली और दनदनाती हुई कमरे से बाहर आकर बोली, हाँ गई तुम्हारी माँ और बहन भीख मांगने के लिए। अरे कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाओ ना तुम दोनों, बहुत पैसे मिल जाएंगे। निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है। विशाल हिम्मत करके रोशनी से बोला, रोशनी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकती। विशाल, ये तुम अपनी माँ बहन के सामने मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? मैं अभी अपने डैडी को फोन करती हूँ कि मुझे इधर से लेकर जाएं। और ध्यान रखना, मेरे डैडी को तुम्हें नौकरी से निकलवाने में 1 दिन भी नहीं लगेगा। फिर देखती हूँ कैसे करते हो अपनी माँ और बहन की मदद। बेचारा विशाल रोशनी की बात सुनकर चुपचाप बैठ गया। राधा अब समझ गई। अब समझ में आया कि भैया भाभी से इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि भाभी उन्हें हमेशा मायके जाने की और नौकरी से निकलवाने की धमकी जो देती रहती हैं। माँ तुम लोग मामा के घर चली जाओ, मैं बाद में आकर मिलता हूँ। विशाल इतना कहकर रोशनी को मनाने अंदर कमरे में चला गया। जैसे तैसे करके अपनी पत्नी रोशनी को शांत कराया और दूसरे दिन चुपके से मामा के घर चला गया। वहां जाकर विशाल अपनी बहन से बोला कि वो चोरी छुपे
उसकी पढ़ाई के लिए भेजता रहेगा, लेकिन ये बात तुम कभी तुम्हारी भाभी के सामने मत कहना। और हाँ, मैं ज्यादा पैसे नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मेरी सैलरी तुम्हारी भाभी अपने हाथों में ही लेती है। कुछ पैसे मेरे खर्चे के लिए देती है, उन्हीं में से कुछ पैसे मैं तुम्हें भेजता रहूंगा। राधा कुछ नहीं बोली और चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन पता नहीं रोशनी को कैसे पता चल गया कि विशाल अपनी माँ बहन के पास पैसे भेजता है। उसने विशाल के साथ अच्छा खासा झगड़ा कर लिया, जिस वजह से विशाल ने अपनी माँ बहन के पास पैसे भेजने बंद कर दिए। फीस की व्यवस्था न होने के कारण राधा की आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। थोड़े दिन माँ बेटी बहुत टेंशन में रहीं। फिर राधा सोचने लगी कि मुझे सिलाई आती है, क्यों ना थोड़ी बहुत सिलाई करके कुछ पैसे कमा लूं ताकि घर का खर्चा आराम से निकल जाए। उसने अपने घर पर ही सिलाई शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। आसपास के सभी लोग राधा से ही कपड़े सिलवाने लगे, तो राधा को भी आगे बढ़ने की और हिम्मत मिल गई। वो रात दिन सिलाई में ही लगी रहती। अब वो सिलाई से ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी। एक दिन उसके मामा ने कहा, राधा, तुम देवकी जीजी को लेकर यहीं शहर में आ जाओ। शहर में तेरा सिलाई का काम बहुत अच्छा चलेगा। राधा को भी ये बात सही लगी और वो अपनी माँ देवकी जी को लेकर शहर में ही रहने लगी और वहाँ एक छोटी सी सिलाई की दुकान कर ली। धीरे धीरे राधा पूरे शहर में फेमस होती चली गई। इतने सारे ऑर्डर्स उसे मिलने लगे कि उसने 2 लड़कियों को अपने साथ रख लिया। अब राधा और देवकी जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आज राधा इतने बड़े शहर में बहुत बड़े शोरूम की मालकिन बन गई थी, जहां पर अब उसके शोरूम में बाकी लोग काम करते थे और वो सिर्फ डिजाइन तैयार करती थी। इधर दूसरी तरफ राधा की भाभी रोशनी अपने छोटे भाई की शादी के लिए मायके आई हुई थी और विशाल कुछ दिनों के लिए कंपनी की तरफ से बाहर गया हुआ था। तभी एक दिन रोशनी के मायके में उसकी माँ ने कहा, रोशनी, हमारे शहर में देवकी कलेक्शन नाम से एक बहुत ही बड़ा शोरूम खोला है। उसमें बहुत ही डिजाइनर कपड़े मिलते हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाली सविता बता रही थी, अभी कुछ दिन पहले उसकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने अपनी पूरी शॉपिंग वहीं से की थी। अच्छा, चलो ठीक है माँ, आज हम भी वहीं शॉपिंग करने चलते हैं। कहकर दोनों माँ बेटी तैयार होकर देवकी कलेक्शन शोरूम में चली गईं। जैसे ही रोशनी अपनी माँ के साथ शोरूम के बाहर पहुंची तो शोरूम को देखकर रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, ये शोरूम तो देखने में ही बड़ा शानदार लग रहा है। अब तो हमें कई अलग अलग दुकानों पर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी शोरूम में आया करेंगे। बोलते हुए रोशनी अपनी माँ के साथ शोरूम के अंदर चली गई। सामने इतने सुंदर सुंदर लहंगे देखकर रोशनी ने काउंटर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सीधे लहंगे देखने के लिए आगे बढ़ गई। शॉपिंग करके जैसे ही रोशनी बिल पे करने के लिए काउंटर पर आई तो सामने देवकी जी को बैठे देखकर कहने लगी, ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या खरीदने आई है? तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि इतने बड़े शोरूम से एक साड़ी भी खरीद सके। तभी देवकी जी एक कड़क आवाज में बोली, बहू, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम कुछ भी बोलोगी और हम सुनते रहेंगे। ये मेरा शोरूम है। इतना सुनते ही रोशनी हंस पड़ी और कहने लगी, बुढ़िया, क्यों झूठ बोल रही है? इतने बड़े शोरूम की खुद को मालकिन बता रही है। लगता है इधर सेल्समैन की नौकरी या स्टाफ में काम करती होगी। थक गई होगी तो इधर आकर बैठ गई। तभी देवकी जी रोशनी से बोली, बहू, ये शोरूम मेरा और मेरी बेटी का है और तुम मेरे ही शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुमने अंदर आते समय शायद इस शोरूम का नाम नहीं पढ़ा, इसीलिए बाहर जाकर एक बार इस शोरूम का नाम पढ़ लो। इस शोरूम का नाम देवकी कलेक्शन है और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मेरा ही नाम देवकी है। ये सुनकर तो रोशनी को ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं। कुछ समय के लिए वो बुत की तरह खड़ी रही। मैं ये क्या देख रही हूँ? इतना बड़ा शोरूम इन दोनों ने कब खोल लिया? कहाँ से आया इतना पैसा इनके पास? रोशनी के चेहरे का सारा रंग उतर गया। इतनी खुशी से वो भाई की शादी की शॉपिंग करने आई थी,
लेकिन अपनी सास और ननद को शोरूम की मालकिन देखकर उसकी सारी खुशियां छूम मंतर हो गईं। बड़बड़ाती हुई रोशनी अपने घर वापस आ गई। अगले दिन विशाल का फोन आया तो रोशनी विशाल पर भड़कते हुए बोली, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है और तुम अभी तक नहीं आए हो। अगर टाइम से नहीं आए तो समझ लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोशनी की धमकियों से विशाल भी तंग आ चुका था, इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे भाई की शादी में नहीं आ रहा हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर लो। पूरी जिंदगी तुम्हारी धमकियां सुनता रहा, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। तुम नौकरी से निकालने की धमकी देती थी, मैं खुद इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी जहाँ मुझे बात बात पर धमकी सुननी पड़े। मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे एहसानों तले नहीं दबूंगा। इतना कहकर विशाल ने फोन रख दिया और सचमुच विशाल रोशनी के भाई की शादी में नहीं गया। शादी हो जाने के बाद जब रोशनी वापस अपने घर गई तो विशाल भी घर पर ही था। रोशनी ने विशाल से बहुत झगड़ा किया, लेकिन विशाल अब उसकी एक नहीं सुनता। वो एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करने लगा। छोटी नौकरी से रोशनी की जरूरतें पूरी नहीं होती थीं, तो वो अपने मायके में माता पिता से पैसे मांगने जाती। माता पिता भी बिना कुछ कहे उसे पैसे देते रहते। हालांकि ये सब विशाल को पसंद नहीं आता, लेकिन रोशनी को तो फिजूल खर्ची करने की पहले से ही आदत थी, तो अब कम पैसे में उसका गुजारा कैसे होता। बात बात पर वो मायके से पैसे मांगने लगी। एक बार रोशनी के मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा करने जा रहे थे और बस खाई में गिर गई, जिसकी वजह से वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही रोशनी अंदर तक हिल गई, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। कुछ समय बाद रोशनी मायके गई, लेकिन इस बार उसके मायके का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अब घर की बागडोर उसके भाई भाभी के हाथों में आ गई थी। रोशनी ने अपने भाई से पैसे मांगे, लेकिन भाई भाभी दोनों ने ही पैसे देने से इनकार कर दिया और कहने लगे, रोशनी, जब तक मम्मी पापा थे तुमने उनका बहुत फायदा उठाया और हम कुछ कह भी नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमारे अपने भी खर्चे हैं। भाई भाभी के बदले हुए रूप को देखकर रोशनी चकित रह गई। घर जाकर रोशनी विशाल से अपने भाई भाभी की शिकायत करते हुए बोली कि मेरे भाई भाभी बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तो विशाल बोला, अगर तुम्हारे भाई भाभी बुरे हैं तो तुम कौन सी अच्छी हो? तुमने भी तो मेरी बहन को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देने दिए थे, बल्कि भीख मांगने को कहकर उन्हें घर से निकाल दिया था। कभी अपनी मर्जी से मैं उन्हें अपने घर में रख भी नहीं पाया। फिर आज जब तुम्हें भगवान उसकी सजा दे रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम यही डिजर्व करती हो। तुमने मेरी माँ और बहन का बहुत अपमान किया है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। रोशनी आज वो सारी पुरानी बातें याद कर रही थी जो उसने अपनी सास और ननद से कही थी, और कहीं न कहीं आज उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन रोशनी विशाल से बोली, तुम्हें पता है विशाल, तुम्हारी माँ और बहन का इस शहर में बहुत बड़ा शोरूम खुला है। हमारे पास पैसों की कितनी तंगी है, क्यों ना तुम्हारी माँ के पास चले और उनसे मदद मांगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनकर विशाल बहुत खुश हुआ कि चलो उसकी बहन ने इतनी तरक्की कर ली। उसे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन वो देव की कलेक्शन पहुंच गया। विशाल को देखकर राधा बहुत खुश हुई। तभी विशाल भी खुश होते हुए बोला, राधा, तूने तो बड़ी तरक्की कर ली, इतना बड़ा शोरूम खोल लिया। हाँ भैया, लेकिन मेरी तरक्की में आपका भी साथ है। वो कैसे राधा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भैया, आप जो थोड़ी बहुत पैसे मुझे पढ़ाई के लिए भेजते थे, उससे मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्हीं पैसों से मैंने सिलाई मशीन खरीद ली थी और धीरे धीरे मैं अपने काम को बढ़ाती गई, तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तभी देवकी जी भी उधर आ गई और बेटे को सामने देखकर बहुत खुश हो गईं। सास का मूड ठीक देखकर उनकी बहू रोशनी देवकी जी के पास आई और बोली, माँ जी, हम बहुत परेशान हैं। मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। विशाल की भी नौकरी छूट गई है। एक छोटी सी नौकरी करता है, जिससे हम दोनों के खाने पीने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है।
अब आपके पास इतना सारा पैसा है और आपके बेटे बहू इतने परेशान हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने बेटे बहू की मदद करनी चाहिए? और फिर हम आपके बच्चे हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? भाभी की बात सुनकर राधा बोली, पैसे देखे नहीं कि भीख मांगने वाले पहले आ गए। ये कोई पैसे बांटने की जगह नहीं है जहां हम तुम्हें पैसे बांट दें। ये मेरा शोरूम है, निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुमने जैसा किया था ये उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। पास में खड़ा हुआ विशाल भी बड़ा उदास था। बेटे के उदास चेहरे को देखकर देवकी जी का दिल पिघल गया और वो राधा से बोली, बेटी तुम भाभी को छोड़ दो, अपने भाई का चेहरा देखो, उसने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा था। तभी विशाल बोला, नहीं माँ, आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगी। आज हमारी जो भी परिस्थितियां हैं वो सिर्फ रोशनी की वजह से हैं। जब हमारे पास पैसा था तब क्या रोशनी ने मुझे आप लोगों की मदद करने दी थी? नहीं ना। आप लोग अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुंची हैं। हमेशा इसने आप लोगों का अपमान किया है। अपने कर्मों का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। आज हमारी जो भी परिस्थितियां हैं उसी में से एडजस्ट करना होगा। यही रोशनी की सजा है। चलो रोशनी, अब हम घर चलते हैं, कहकर विशाल उसे घर ले आया। विशाल के बदले हुए रूप को देखकर रोशनी भी धीरे धीरे उसी माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, जब लोगों के पास पैसे हो जाते हैं तो वो एक अलग ही घमंड में जीने लगते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि आज वो जिसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, कल उसके पास उससे दुगने पैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि किस्मत के पलटते देर नहीं लगती। सही कहा है किसी ने कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज रोशनी के साथ भी वही हुआ। उसने अपनी सास और ननद को भिखारिन कहकर घर से निकाला था, लेकिन आज उसकी सास और ननद तो बड़े शोरूम की मालकिन थी और वो खुद एक गरीबी की लाइन में खड़ी थी। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।